वेलकम बैक दोस्तों। ये मूवी भी पेंडिंग मूवीज में से एक है। आज आके इसका नंबर आया। ऑलमोस्ट 2-3 महीनों से यह मूवी मेरे लैपटॉप में पड़ी थी। सोच रहा था अब लाऊं तब लाऊं। मूवी का नाम है अनुक्ता और एक कन्नड़ा लैंग्वेज मूवी है जो 2019 में रिलीज हुई। उसी तरह एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी है। मूवी का ड्यूरेशन सिर्फ 2 घंटे का है, लेकिन मूवी में काफी सारे लूप होल्स है। स्पेशली क्लाइमैक्स में काफी सारे राज खुलने लगते हैं। खैर समरी बताकर स्पॉइलर देना नहीं चाहता, आप वीडियो को पूरा देखना जरूर। तो चलिए बिना टाइम के लेट्स स्टार्ट। और इससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही रात को भास्कर नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अभी दारू पीकर नशे की हालत में अपने घर जाने लगता है। एक्चुअली भास्कर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस के अंडर में काम करता रहता है। कुछ ही दूरी पर भास्कर को एक ऑटो वाला नजर आता है। फटाफट से इसको अपने घर ले जाने के लिए कहता है और इसी तरह रास्ते के दौरान भास्कर किसी को कॉल करते रहता है और उस तरफ वाला बंदा भास्कर का फोन पिक ही नहीं कर रहा होता। भास्कर उस बंदे को गालियां देते रहता है। तभी उस सड़क के बीचों बीच पेड़ गिर जाने की वजह से वो ऑटो वाला अपनी गाड़ी को रोक लेता है। भास्कर से कहने लगता है कि भाई गाड़ी आगे नहीं जा सकती, आप एक काम करो, मेरी टॉर्चलाइट लेकर जंगल के रास्ते से आप अपने घर चले जाओ, मैं वापस चला जाता हूँ। तो भास्कर उसी तरह से आधी रात को उस जंगल के रास्ते से अपने घर जाने लगता है। रास्ते भर भी वो किसी को कॉल करने लगता है। थोड़ी दूर आने के बाद भास्कर को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है कि जैसे आगे पीछे से कोई गुजर रहा है। तभी भास्कर के फोन को कोई अनजान बंदा कॉल करता है। भास्कर फोन पिकअप करने के बाद ये तो शॉक में रह जाता है। डर के मारे अपना फोन नीचे ही फेंक देता है। तभी भास्कर उस सुनसान जंगल में किसी को देखकर और डर जाता है। ये एकदम से चिल्लाने लगता है। हर सुबह होने के बाद पुलिस वालों को किसी कुएं के पास भास्कर की लाश नजर आती है। एक्चुअली इस गांव में एक रूमर है, उस जंगल में किसी की आत्मा घूमती है, वही आत्मा शायद भास्कर को मार दिया। खैर जैसे जैसे दिन गुजरने लगते हैं भास्कर के केस में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं होता। पुलिस वाले के ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है। मीडिया भी यही न्यूज फैलाने लगती है कि शायद भास्कर को वही किसी आत्मा ने मार दिया। खैर और कुछ दिन गुजरने के बाद भास्कर का केस CBI के हाथ में चला जाता है। अब भास्कर के केस को डील करने वाला कार्तिक नाम का एक बंदा होता है। कार्तिक की बीवी का नाम होता है तन्वी। तन्वी हमेशा कार्तिक से यही शिकायत करती कि कार्तिक तन्वी को टाइम ही नहीं देता, हमेशा इस केस के पीछे भागता, वहाँ पर जाता, रात भर अपने घर नहीं आता। कार्तिक को जितना भी समझाओ कार्तिक समझता ही नहीं। तन्वी बेचारी इसी बात से परेशान रहती है। खैर इसी दरमियान में एक दिन एक अनजान बंदा कार्तिक के घर आता है। तन्वी से कार्तिक के बारे में पूछने लगता है। उस वक्त कार्तिक अपने घर में मौजूद नहीं होता। वो बंदा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कुछ दिनों बाद वही अनजान बंदा एक लोकल फोन से कार्तिक को कॉल करता है। कहने लगता है कि सर मेरा नाम डेविड है, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। उसी वक्त कार्तिक के सुपीरियर का कॉल आने की वजह से डेविड का फोन होल्ड में रखकर अपनी सुपीरियर से बात करने लगता है। सुपीरियर कहने लगता है कि भास्कर के केस में तुम उस गाँव जाना पड़ेगा। कार्तिक भी कहने लगता है कि सर जब मेरे हाथ में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएंगे मैं सब कुछ देखकर वहाँ पर जाकर भास्कर के केस इन्वेस्टिगेशन करूंगा। मैं भी 2 दिनों के बाद मैं भास्कर के गांव निकल जाऊंगा। उसके बाद कार्तिक दोबारा उसी नंबर को कॉल करता है तो ऑफकोर्स वो तो पब्लिक फोन होता है, कोई भी पिक नहीं करता। खैर दूसरे सीन में धर्मराज नाम के एक जमींदार को दिखाया जाता है। कृष्णप्पा नाम का एक बंदा धर्मराज के पास आकर ये कहने लगता है कि सर कुछ दिनों बाद हमारे गाँव को कुछ बड़े लोग आने वाले हैं प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, अगर आप उनके लिए थोड़ा रहने का अरेंजमेंट कर दे तो बेहतर होगा। सो धर्मराज कृष्णप्पा से कहने लगता है कि हमारा जो पुरानी हवेली है वहाँ पर रहने के लिए कहो। एक्चुअली यहाँ पर कार्तिक इस गांव में आने के बाद किसी को ये नहीं बताता कि ये CBI ऑफिसर है, बस नॉर्मल पर्सन की तरह आकर इन्वेस्टिगेशन करना चाहता है। इस तरफ बेंगलुरु में कार्तिक के घर एक कुरियर आता है। उस वक्त कार्तिक अपने घर में ना मौजूद होने की वजह से तन्वी उस कुरियर को अलमारी में रख देती है। उसी रात जब तन्वी अपने कमरे में अकेली सो रही होती है तन्वी को अजीब से नाइटमेयर्स आने लगते हैं। इसको कोई गांव नजर आता है, उस गांव में कोला फेस्टिवल भी नजर आता है। ये सब कुछ देखकर तन्वी फटाक से अपनी नींद से जाग जाती है। पानी पीने के लिए जब हॉल में जाती है तो घर के बाहर तन्वी को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। तन्वी को ऐसा लगता है कि खिड़की के बाहर कोई अनजान बंदा गुजरा। डर के मारे फटाफट से अपने रूम में आकर चुपचाप सो जाती है। दूसरी रात कार्तिक तन्वी से पूछने लगता है क्या तुम भूतों पर यकीन करती हो? मुझे एक ऐसा गैस मिला जिसमें भूत इंसान को मार दिया। यह सुनने के बाद तन्वी और घबराने लगती है। उसके बाद इस रात भी तन्वी को वही नाइटमेयर्स आने लगते हैं जो कल रात आए थे। एक गांव, बड़ा सा घर, कोला फेस्टिवल। फटाक से नींद से जागने के बाद तन्वी को अपने घर में दोबारा कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। जब तन्वी हॉल में जाती है
घर की टीवी अपने आप ऑन होकर उसमें हॉरर फिल्म चलने लगती है। ये देखकर तन्वी चीखने चिल्लाने लगती है। तन्वी की आवाज सुनकर कार्तिक फटाफट से तन्वी के पास आता है। तन्वी भूत भूत कहकर चिल्लाने लगती है, लेकिन कार्तिक तन्वी को संभाल लेता है। खैर दूसरे दिन कार्तिक तन्वी को अपने फ्रेंड नीता के पास भेजता है, जो एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर होती है। तन्वी अपने साथ जो हुआ वो सारी बात नीता से शेयर करने लगती है। नीता यही कहने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारा वहम है, भूत वूत नहीं होते, इस बारे में सोचना तुम बंद करो। जो कुछ भी तुम देखती हो वही ख्वाबों में नजर आते हैं, बस तुम थोड़ा रेस्ट ले लो। इसी बातों ही बातों में कार्तिक तन्वी को कॉल करके कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछने लगता है। मतलब क्या कार्तिक को कोई डॉक्यूमेंट्स कुरियर आए थे। ये सुनने के बाद तन्वी फटाफट से अपने घर जाकर उस अलमारी से उस कुरियर को बाहर निकालती है। उस कुरियर में एक्चुअली एक चाबी होती है। पता नहीं क्यों तन्वी इस चाबी को देखते ही वही के वही बेहोश हो जाती है। उसी वक्त कार्तिक अपने घर आने की वजह से तन्वी को हॉस्पिटल ले जाता है। नीता कार्तिक से कहने लगती है कि एक माइनर डिप्रेशन की वजह से हुआ। एक्चुअली कार्तिक गलती तुम्हारे में है, तुम तन्वी के साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, इसीलिए तन्वी धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रही है। डिप्रेशन का ये पहला स्टेज है, नाइटमेयर्स आना, बेहोश होना, अजीब की इमेजिनेशंस होना। सो दूसरे दिन कार्तिक तन्वी को लेकर भास्कर के गाँव जाता है। मतलब केस की इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। उसी तरह तन्वी को थोड़ा माहौल भी बदलेगा। घर के पास आने के बाद इन लोगों के पास उस घर की चाबी मौजूद नहीं होती। कृष्णप्पा कार्तिक को लेकर धर्मराज के घर जाता है। धर्मराज से कार्तिक का इंट्रोडक्शन करवाने लगता है। यही लोग हैं जिसके बारे में मैंने आपसे बात की थी। सो धर्मराज अपने किसी बंदे को बुलाकर उस घर की दूसरी चाबी बनवाने के लिए कहता है। तब तक ये लोग धर्मराज के घर में रह सकते हैं। लेकिन शॉकिंगली इस तरफ तन्वी उस चाबी से उस घर का लॉक ओपन करती है। मतलब कार्तिक के घर जो चाबी आई थी वो चाबी इसी घर की है। ये देखकर कार्तिक और कृष्णप्पा शॉक में रह जाते हैं। उसी रात कृष्णप्पा कार्तिक से पूछने लगता है कि मैडम के पास वो चाबी कैसे आई। कार्तिक कहने लगता है मुझे पता नहीं। वैसे कृष्णप्पा तुम उस मर्डर के बारे में क्या जानते हो। कृष्णप्पा भी यही कहने लगता है कि लोगों का कहना है भास्कर को किसी भूत ने मारा। उसी वक्त धर्मराज का बेटा विकी वहाँ पर आता है, बस ऐसे ही कार्तिक को हाय हेलो बोलने के लिए। विकी तन्वी को कुछ अजीब निगाहों से देखने लगता है। खैर दूसरे दिन जब कार्तिक उस घर को ऐसे ही एक्सप्लोर कर रहा होता है, कार्तिक को किसी छोटे से अलमारी में कुछ गहने नजर आते हैं। उन गहनों को डीपली एग्जामिन करने पर कार्तिक को किसी का बाल नजर आता है। इस बाल को एज ए सैंपल के तौर पर रख लेता है। उसके बाद कार्तिक वहाँ के पुलिस स्टेशन जाकर एक पुलिस वाले से केस के डिटेल्स हासिल कर लेता है। उसी वक्त वो बंदा डेविड कार्तिक से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस को देखकर वहाँ से निकल लेता है। उसके बाद कार्तिक क्राइम स्पॉट आकर वहाँ की इंस्पेक्शन करने पर कार्तिक को उसी जगह पर एक चाबी नजर आती है। और यहाँ पर एक और बात यह है, कार्तिक को उसी घर में एक सिम कवर मिलता है। सो कार्तिक उस चाबी को फॉरेंसिक लैब भेजकर खुद कार्तिक इस नंबर के बारे में पता करने लगता है कि ये नंबर किसका है, किस किस को कॉल किया गया। उसी दिन कार्तिक और तन्वी का मैरिज एनिवर्सरी होने की वजह से तन्वी उसी घर के गहनों को पहनकर टिप टॉप से रेडी होती है। तभी उसी वक्त अचानक से उस घर की लाइट चली जाती है। उसी वक्त कार्तिक भी अपने घर आकर तन्वी को बुलाते रहता है, लेकिन तन्वी के साइड से कोई भी जवाब ही नहीं आता। जब इसके कमरे में जाकर देखता है इसकी जातका तन्वी वहाँ पर मौजूद ही नहीं होती। कार्तिक घर के बाहर आकर भी तन्वी को ढूंढने लगता है। उसी किसी जगह पर कार्तिक को किसी की कब्र नजर आती है। इस पर लिखा होता है अनुपमा 1992। तभी उस घर की लाइट आने की वजह से कार्तिक दोबारा अपने घर में जाकर तन्वी को बुलाने लगता है। बाद में पता चलता है कि तन्वी तो उसी कमरे में बेहोश पड़ी है। फटाफट से उसको होश में लाकर उसके गले से वो गहने निकाल लेता है। पूछने लगता है कि तुमको क्या हुआ। तन्वी कहने लगती है मुझे पता नहीं। दूसरे दिन कार्तिक धर्मराज के घर जाता है ऐसी प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए। उस घर में कार्तिक एक औरत की फोटो देखता है। धर्मराज कहने लगता है कि ये मेरी पहली वाइफ है, इसका नाम है अनुपमा। अनुपमा मरने के बाद मैंने दूसरी शादी कर ली। इसकी दूसरी वाइफ का नाम होता है वीणा। इसी बातों ही बातों में वहाँ पर धर्मराज का साला राजशेखर आता है। राजशेखर एक लॉयर होता है। ये सारे लोग थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद धर्मराज की फैमिली कार्तिक और तन्वी को अपने गांव के फेस्टिवल कोला पर बुलाते हैं। वही कोला फेस्टिवल जो कांतारा में देखा आपने। इस गांव का ये बहुत बड़ा फेस्टिवल है। खैर उसके बाद जब कार्तिक अपने घर जा रहा होता है, रास्ते में कार्तिक को दोबारा डेविड नजर आता है। कार्तिक को रोक कर कहने लगता है कि सर मेरा नाम डेविड है, मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए डेविड कार्तिक को अपने घर ले जाता है, अपनी बीवी के पास। डेविड का घर जंगलों में मौजूद होता है। इसकी बीवी का नाम होता है मेरी, और फिलहाल मेरी थोड़ा बीमार चल रही है। मेरी कहने लगती है कि बेटा बहुत सालों पहले मैं धर्मराज के घर में काम किया करती थी। धर्मराज के पहली बीवी का नाम था अनुपमा, जो बहुत ही खूबसूरत थी।
और इसी तरह दिल की साफ अच्छी, इस तरह से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। उस रात धर्मराज की फैमिली कोला फेस्टिवल पर जाने वाले थे। अनुपमा मेरी को बुलाकर स्टोर रूम की चाबी देकर स्टोर रूम क्लीन करने के लिए कहती है। थोड़ी देर के बाद मेरी अपना काम खत्म करके जब अनुपमा के पास आती है तो वहाँ का नजारा देखकर इसके तो होश ही उड़ जाते हैं। दरवाजे के पास धर्मराज और अनुपमा नीचे पड़े हुए थे और वो भी खून में लथपथ। मेरी घबराते हुए फटाफट से पानी लाने के लिए अंदर जाती है। पानी लेकर जब बाहर आती है तो मेरी उसी जगह पर एक बंदे को देखती है जिसके हाथ में एक लाठी होती है। ये देखकर मेरी चोरी चुपके धर्मराज के बेटे को अपनी गोदी में लेकर पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस स्टेशन पहुंचने के बाद मेरी ये सुनती है कि उस वक्त राजशेखर उस पुलिस वाले को फोन करके ये कहने लगा कि काम करने वाली मेरी ने धर्मराज और उसकी बीवी अनुपमा को मार दिया, बच्चे को लेकर भाग गई। पुलिस वाले फटाफट से डेविड और मेरी की तलाश में लगे रहे। किसी जगह पर आने के बाद ये दोनों धर्मराज के बच्चे को किसी ऑर्फनेज में छोड़ दिया और उसी तरह अपनी जान बचाने के लिए उस गाँव को भी छोड़ दिया। प्रेजेंट पर मेरी कार्तिक से कहने लगती है कि वो बच्चा और को नहीं तुम ही हो कार्तिक। ऐसा कहते हुए मेरी कार्तिक की उसकी बचपन की फोटो दिखाती है जिसमें धर्मराज, अनुपमा और कार्तिक छोटा बच्चा होता है। 20 साल के बाद हम दोबारा हमारे गांव आए तो हमको ये बात पता चली कि धर्मराज अभी भी जिंदा है और धर्मराज ने दूसरी शादी भी कर ली, उसका एक बेटा भी है। सो मेरी कार्तिक से कहने लगती है कि बेटा अब तुमको ही पता करना होगा तुम्हारी माँ को किसने मारा, तुम्हारी माँ कैसे मर गई। ऐसा कहते हुए बेचारी मेरी कार्तिक की आंखों के सामने ही मर जाती है। ये सब कुछ सुनने के बाद कार्तिक शॉक में रह जाता है और थोड़ा इमोशनल भी फील करने लगता है। इस चीज को हजम ही नहीं कर पाता कि धर्मराज इसका फादर है। खैर कार्तिक पुलिस स्टेशन जाकर अनुपमा मर्डर केस की फाइल मंगवाता है। दूसरे दिन जब कार्तिक अपने बाइक से कहीं पर जा रहा होता है, रास्ते में कोई अनजान लोग कार्तिक पर हमला कर देते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है वो कार्तिक नहीं बल्कि धर्मराज का बेटा विक्की होता है। मतलब कल विक्की ने कुछ काम की वजह से तन्वी से कार्तिक की बाइक की चाबी ले ली थी। उसके बाद कार्तिक राजशेखर के पास जाता है अनुपमा केस के बारे में थोड़ा पूछताछ करने के लिए, क्योंकि उस वक्त राजशेखर ने ही केस फाइल किया था। और यहाँ पर राजशेखर को यह बात पता चलती है कि कार्तिक एक सीबीआई ऑफिसर है। खैर जो भी हो, राजशेखर उस दिन क्या हुआ वो कार्तिक को बताने लगता है। उस दिन हम सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि हम सारे लोग साथ मिलकर कोला फेस्टिवल देखने के लिए जाएंगे। तो मैं धर्मराज के घर जाने लगा। तभी मैंने ये देखा कि मेरी धर्मराज और अनुपमा की लाश के पास है। मतलब मेरी ने उन दोनों को मार दिया। फटाफट से मैंने अपने हाथ में लाठी लेकर मेरी के पास धीरे धीरे जाने लगा, लेकिन इसी दरमियान में मेरी धर्मराज के बच्चे को लेकर वहाँ से भाग निकली। जब मैं उसके पीछे जाने लगा धर्मराज मुझे आवाज लगाने लगा। मतलब धर्मराज मरा नहीं था। फटाफट से मैंने पुलिस वालों को कॉल करके मेरी के बारे में बताया कि मेरी ने उन दोनों पर हमला करके धर्मराज के बच्चे को लेकर भाग गई। तभी वहाँ पर भास्कर आने की वजह से हम तीनों मिलकर अनुपमा को हॉस्पिटल ले जाने लगे। उस वक्त अनुपमा की सांस चल रही थी, लेकिन रास्ते के दौरान अनुपमा मर गई। उसके बाद हम लोगों ने डेविड, मेरी और धर्मराज के बेटे के बारे में काफी सर्च किया, लेकिन हम लोगों को कुछ भी पता ही नहीं चला। खैर उसी रात कार्तिक का सुपीरियर कार्तिक को कॉल करके ये कहने लगता है कि तुमको इस केस से हटा दिया गया। अब तक भी तुम जो कुछ भी इस केस में इन्वेस्टिगेशन किया, फटाफट से उस फाइल को कमिश्नर के सामने ला के रख दो। तुम्हारे बदले दूसरा ऑफिसर आने वाला है। यह सुनने के बाद कार्तिक बेचारा बहुत परेशान होता है। कार्तिक के पास अब सिर्फ 24 घंटे है भास्कर का केस सॉल्व करने का, उसी तरह से अपनी माँ का केस भी। इसको समझ में ही नहीं आता कि इस केस को कैसे सॉल्व करे। इसी में कार्तिक अपनी सारी बात तन्वी को बताता है। और यहाँ पर एक और बात यह है कि डेविड ने ही उस घर की चाबी कार्तिक को कुरियर किया था ताकि कार्तिक इस गाँव में आकर अपनी माँ के मर्डरर को फाइंड आउट करे। खैर दूसरे दिन कार्तिक ये देखता है कि धर्मराज अनुपमा के कब्र के पास आकर फूल माला चढ़ाई। ये देखकर कार्तिक उस घर के गहने लाकर अनुपमा के कब्र के पास रखता है। बातों ही बातों में धर्मराज को सारी सच्चाई बताने लगता है कि यही इसका बेटा है। ऑफ कोर्स ये सुनने के बाद धर्मराज शॉक में रह जाता है। अब कार्तिक धर्मराज से पूछने लगता है कि एक्चुअली उस रात क्या हुआ था। सो धर्मराज अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी कहानी बताने लगता है कि उस रात ये सारे लोग कोला फेस्टिवल देखने के लिए जाने वाले थे, लेकिन धर्मराज बहुत दारू पीकर लेट से अपने घर आने की वजह से अनुपमा और धर्मराज के बीच एक छोटा सा झगड़ा स्टार्ट होता है। सो बातों ही बातों में धर्मराज अनुपमा को बस ऐसे ही हल्के से धक्का देने की वजह से अनुपमा के सर पे जबरदस्त चोट आने की वजह से अनुपमा वही के वही नीचे गिर जाती है। धर्मराज अनुपमा को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अनुपमा के सर से बहुत खून बहने लगता है।
उसी वक्त मेरी चाबी देने के लिए वहाँ पर आने लगती है। सो मेरी से बचने के लिए धर्मराज बेहोश होने का नाटक करता है। उसके बाद क्या हुआ आप जानते हो। खैर उसके बाद कार्तिक भास्कर मर्डर केस की फुल्ली इन्वेस्टिगेशन करने लगता है। थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस वालों को वो ऑटो ड्राइवर मिल जाता है जिसने उस रात भास्कर को ड्रॉप किया था। इसको मार पीट कर पूछने पर ऑटो ड्राइवर से कार्तिक को थोड़ी बातें पता चलती है। उसके बाद कार्तिक एक रिटायर्ड डॉक्टर के पास जाकर किसी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में पूछने लगता है। सो कार्तिक को इस डॉक्टर के जरिए से भी और कुछ बातें पता चलती है। सारे लोगों का स्टेटमेंट सुनने के बाद कार्तिक को सब कुछ समझ में आ जाता है। कार्तिक एक पुलिस वाले से कहने लगता है कि आज रात सारे लोगों को धर्मराज के घर मीटिंग पर बुलाओ। उसके बाद कार्तिक धर्मराज को कॉल करके यही सारी बात बताता है। फटाफट से घर आने के लिए कहता है। रास्ते के दौरान पुलिस वाला कार्तिक से पूछने लगता है कि सर आखिरकार भास्कर को किसने मारा। कार्तिक कहने लगता है कि भास्कर को और किसी ने नहीं, धर्मराज की दूसरी बीवी वीणा ने मारा, क्योंकि भास्कर वीणा को ब्लैकमेल कर रहा था कि वो पुलिस वालों को धर्मराज के मर्डर के बारे में बता देगा। वीणा से पैसे मांग रहा था। सो वीणा भास्कर का काम तमाम करने के लिए ऑटो ड्राइवर को पैसे देकर भास्कर को जंगल में भेजने का प्लान किया। जब भास्कर जंगल के रास्ते से जा रहा था, वीणा अनुपमा के गहने पहनकर झटके से भास्कर के सामने आ गई। इसको ही देखकर भास्कर डर गया था और उसी तरह यहाँ पर वीणा ने एक नया सिम लेकर भास्कर को कॉल किया था, मतलब उसको डराने के लिए। सो मौका देखकर वीणा और वो ऑटो ड्राइवर भास्कर को मार ही दिया और उसकी लाश को एक कुएं में फेंक दिया। जब कार्तिक इस गांव में आया, कार्तिक को ये शक हुआ कि भास्कर के मर्डर केस में धर्मराज की फैमिली का हाथ हो सकता है। मौका देखकर कार्तिक वीणा के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिया और उसी तरह क्राइम स्पॉट के पास कार्तिक को एक चाबी मिली थी ना, वो चाबी वीणा की ही थी। सो मैच करने पर दोनों फिंगरप्रिंट्स मैच हो जाते हैं और गहनों के ऊपर जो बाल पाया गया वो भी वीणा का ही था। दूसरी तरफ जब धर्मराज अपने घर जा रहा होता है, गुस्से में आकर वीणा धर्मराज को सारी सच्चाई बता देती है कि इसी ने भास्कर को मारा। उसके बाद सारे लोग धर्मराज के घर में इकट्ठा होते हैं। कार्तिक उस डॉक्टर को बुलाकर सारे लोगों को सच्चाई बताने के लिए कहता है। डॉक्टर कहने लगता है कि एक्चुअली अनुपमा की मौत नेचुरल मौत थी, मतलब अनुपमा को सांस न आने की वजह से अनुपमा की मौत हो गई। लेकिन अनुपमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये था कि अनुपमा की मौत सर पर चोट लगने की वजह से हुई और ऐसा लिखाने वाला और कोई नहीं राजशेखर और भास्कर था। यह सुनने के बाद धर्मराज राजशेखर को मार पीट कर सच बताने के लिए कहता है। एक्चुअली कोड़ा के दिन धर्मराज, राजशेखर और भास्कर तीनों मिलकर दारू पी रहे थे। उसी वक्त राजशेखर की बहन वीणा धर्मराज के पास आकर इसको सेड्यूस करने लगी। अब धर्मराज नशे की हालत में वीणा के साथ कांड कर बैठा। थोड़ी देर के बाद वीणा अपने भाई राजशेखर से ये कहा कि धर्मराज ने इसके साथ जबरदस्ती की। राजशेखर को गुस्सा आकर अपने हाथ में लाठी लेकर धर्मराज को मारने चला, लेकिन वहाँ पर राजशेखर ने क्या देखा आपको पता ही है। उसके बाद ये तीनों लोग अनुपमा को हॉस्पिटल ले जाने लगे। रास्ते के दौरान भास्कर राजशेखर को इशारा करता है कि तुम अनुपमा को मार दो, क्योंकि अगर अनुपमा मर गई तो धर्मराज वीणा से ही शादी करेगा, क्योंकि इसने वीणा से कांड किया और ऊपर से धर्मराज जमींदार भी था। झटके से वीणा रानी बन सकती थी, इसीलिए राजशेखर ने अनुपमा का मुंह दबाकर उसे मार दिया। सच सुनने के बाद धर्मराज अपनी गन लेकर राजशेखर को गोली मार देता है। उसके बाद क्या था, पुलिस वाले धर्मराज और वीणा को अरेस्ट कर लेते हैं। अब कार्तिक उस घर का ही वारिस था, वो भी वहाँ पर रहने लगता है विकी के साथ मिलकर। फाइनली कहने का मतलब ये है कि हम जो कुछ भी बुरा कर्म करते हैं वो बुरा कर्म हमको नहीं छोड़ेगा। किसी न किसी दिन किसी न किसी एंगल से हम पर टूट पड़ता है, जैसे राजशेखर, भास्कर और वीणा की हालत हुई। खैर मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।